Hello dear students, good evening to all of you. It's a class of PGT. So, as you have seen in the earlier video, the topic of discussion is Victorian age. जैसा कि आपको बताया गया था इसके पहले के वीडियो में कि किसी भी लेखक को हम पढ़ते हैं तो टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली द क्वालिटी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पोएट, ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट और एसेइस्ट, we must have to read out the chief characteristics of the age. दो चीज़ें होती हैं, किसी को भी हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है विक्टोरियन एज लिखा जा रहा है। अब विक्टोरियन एज के बारे में जो भी लिखा जा रहा है 1837 to 1901, फिर 1832 1, नेक्स्ट 1832 1889 या 92 होगा। तो हमको युग को पढ़ना चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, जितना ज़्यादा आप अध्ययन करेंगे सोली दैट विल बी प्रॉफिटेबल टू यू। अक्सर आपको समझाया जाता है, हो सकता है कुछ लोगों को समझाना अच्छा ना लगता हो, क्योंकि आज जो शेक्सपियर का वीडियो बना उसमें मैंने कहा कभी कभार 2-4 साल में ऐसे मौके आते हैं, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अवर्णनीय, 4 शब्द आपको बोलेगा। तो आज मैंने 1-2 वीडियो देखा, ऐसे ऐसे विद्वान साथियों का वीडियो देखा जो शेक्सपियर की एक प्ले को 45 मिनट में पूरा कर दिए, लगभग 10 मिनट ठेठ भाषा में कहें तो बतकही भी हो। क्या प्ले है, क्या कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कोई मतलब नहीं। कैरेक्टर का नाम ओके ओके, 4 लाइन ओके ओके, सोर्स ओके, पब्लिकेशन डेट ओके, दैट इज ओके। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना सतही भी मत पढ़ो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। इट्स कंपटीशन हियर, द फाइट इज नेक टू नेक। यह कंपटीशन है, यहाँ फाइट नेक टू नेक होती है। लंबी लंबी सेखी बघारने वाले लोग एक पेपर को सॉल्व करने में 4-4 घंटे लगता है। यह बहुत ही हार्श रियलिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स है, आपको जो बताया जा रहा। मैं किसी का नाम नहीं लेता। एग्ज़ाम होता है तो आप ज़रा सा सोचें कभी, एग्ज़ाम होता है 2 घंटे बाद सॉल्व पेपर क्यों नहीं आ जाता, क्यों 24 घंटे बाद पेपर आता? क्योंकि विद्वान साथियों को 4-4 घंटे 6-6 घंटे लगता है, वह चाहे लिटरेचर के हों चाहे लैंग्वेज के हों। मैंने व्यक्तिगत अपनी आंखों से देखा, 4-4 घंटे लेबर करते हैं तो पेपर सॉल्व कर पाते हैं, और सेखी बघारने लगेंगे तो फिर कोई सीमा नहीं होती। तो किसी भी राइटर को पढ़ें, मेरा निवेदन है, आप हमसे पढ़ें, गैर से पढ़ें, जिससे मर्जी हो उससे पढ़ें, अपने से पढ़ें, लेकिन हर हालत में बैकग्राउंड को पढ़ा करिए। Without proper understanding of the Victorian age, we can't understand the chief characteristic of Tenson's poetry as I think. टेंसन को हमें समझना है तो हमको विक्टोरियन को समझना होगा। द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। आगे आप टी.एस. इलियट महोदय को पढ़ेंगे। इलियट महोदय में पढ़ाया जाता है, एक स्टेटमेंट है, चलिए नहीं लिखा जा रहा है। इलियट महोदय ने लिखा है कि एवरी ग्रेट पोएट राइटिंग अबाउट हिमसेल्फ राइट्स ऑफ हिज एज। It is a very true statement related to the age and impressions of the age with the poets and authors, literary men of that period. यह बहुत अच्छा कथन है कि हर एक व्यक्ति जो होता है, एवरी ग्रेट पोएट राइटिंग अबाउट हिज एज, राइट्स ऑफ हिज एज, जब भी राइटिंग अबाउट हिमसेल्फ राइट्स ऑफ हिज एज, यह स्टेटमेंट है। एवरी ग्रेट पोएट राइटिंग अबाउट हिमसेल्फ राइट्स ऑफ हिज एज। हर एक महान कवि का मतलब लिटरेरी मैन जब अपने बारे में लिखता है तो अपने युग के बारे में लिखता है। अ मैन इज अ प्रोजेनी ऑफ सोसाइटी, द कल्चर, द ट्रेडिशन, द फोर्स एंड फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। जो व्यक्ति होता है वो अपने समाज का उत्पाद होता है। समाज के उत्पाद से अभिप्राय क्या होता है कि जो समाज के हमारे कल्चर होती है, ट्रेडिशन होती हैं, वह कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। आप नमूना देख लें, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो ऑफलाइन क्लास में दिया जाता है। ऐसा हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि एट अ सडन वी आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द 21st सेंचुरी टू द 16th सेंचुरी।
अगर ऐसा हो जाए कि एकाएक हम परिवर्तित हो जाएं, अगर हम जो 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं हम 16वीं में चले जाएं, तो देखिए देन एवरीथिंग वुड बी चेंज्ड। तो क्या होगा, सब कुछ बदल जाएगा। हमारा रहन सहन, खान पान, बोल चाल, परिवेश, अधिवास, भाषाई विविधता, जातीय प्रजाति विभिन्नता, सब कुछ क्या होगा, एवरीथिंग वुड बी चेंज। क्यों चेंज हो गया? क्यों कि मैन इज अ प्रोजेनी ऑफ हिज सोसाइटी। मानव अपने समाज का उत्पाद होता है। हिज इमोशंस एंड डिजायर्स आर मोल्डेड, कॉस्टेड बाय द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। उसकी जो भावनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, इनको कॉस्टिंग की जाती है किसके द्वारा? बाय द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी के द्वारा। तो हमको टेंशन को समझना है, हमको आर्नाल्ड को समझना है। Why Arnold is regarded a young poet? Why he changed the streams of poetry? क्यों उन्होंने कविता की पूरी विचारधारा को चेंज कर दिया? Why Tennyson is regarded the greatest compromising poet of Victorian era and also the representative poet of Victorian era? तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमको एज को समझना होता है, युग को समझना होता है। दूसरी चीज़ देख, अगर हमने युग को समझ लिया है तो कविता का गुण समझ में आ जाता है। तो अभी तक जो आपको लेक्चर दिया गया वह विक्टोरियन एज के बारे में दिया गया, स्पेशली किसके बारे में दिया गया? वह क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरिया के बारे में दिया गया। अब देखें जो एग्जैक्ट डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वह क्या है? यह है जो मिस्ट्री है, ध्यान दीजिएगा, 2 नहीं है, 1 है मेरे भैया। जो मिस्ट्री है वह भी आपको बताई गई कि 1837 to 1901 इज एक्चुअली द पीरियड ऑफ द गवर्नेंस ऑफ क्वीन विक्टोरिया। यह शासन सत्ता का समय है, यह शासन सत्ता का समय है उनके शासन करने का। तो यह जो पीरियड बताया गया, आपको बताया गया था कि 1832 to 1901 इट इज़ अ पीरियड व्हेन द फर्स्ट रिफॉर्म बिल वाज पास्ड। क्योंकि अभी चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज में ढेर सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो जो 1832 टू 1901 है, यह 1832 क्या है? द फर्स्ट रिफॉर्म बिल, द फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन ब्रिटेन। जब वह पास होता है तो देख रहे हैं कि एट अ सडन एन इम्पेरियल सोसाइटी इज बीइंग कन्वर्टेड, ग्रेजुअली गोइंग ऑन द पाथ ऑन द रनवे ऑफ द डेमोक्रेसी। धीरे धीरे करके एक ऑटोक्रेसी, एक ऑटोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी की तरफ डाइवर्ट हो रही। मोस्टली द राइट्स वर गिवन टू द पब्लिक टू सेलेक्ट देयर कैंडिडेट टू सिट इन द पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक स्लोगन हुआ करता था, दैट टचेज ऑल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ऑल। जो चीज़ सबको प्रभावित करती है उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और यू कैन से इट इज द की नोट ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट टचेज ऑल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ऑल। जिससे सभी प्रभावित हो रहे हैं उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। एंड इट्स बिगिनिंग वॉच विद द फर्स्ट रिफॉर्म बिल विच प्रोबेबली चेंज्ड द फेस ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी। जो विक्टोरियन समाज था उसका लगभग चेहरा बदल गया, लगभग चेहरा बदल गया। जो पावर अपर सेक्शन को थे अब वही पावर मिडल सेक्शन को भी मिल जाते हैं। दूसरा देखें, यह चेंज 1901 तक जाता है। सेवरल अमेंडमेंट, सेवरल चेंज अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हम इसको 1832 टू 1901 का था। नेक्स्ट देखें, 1832 टू 1889 और 1892, यह 1900 माने 1892 ये ऐसे है और फिर हो जाएगा यहाँ पे 1892, माने यह लिखा क्या गया है 1892। इट इज़ द पीरियड ऑफ द ऑल्फर लॉ टेंशन। आपको बताया गया है किसी भी युग को जानने के लिए हमको टाइटल देनी पड़ती है। तो मोस्टली द टाइटल्स फॉर द एज इज डिसाइडेड आइदर ऑन द नेम ऑफ द किंग्स और एम्परर ऑफ दैट पीरियड व्हेन द कंट्री वाज गवर्न अंडर अ फ्लैग ड्यूरिंग देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन। उनके निज शासन सत्ता में एक झंडे के नीचे जब देश को शासित किया जाता है तो उनके टाइटल पे देश को जाना जाता है। हम जैसे एलिजाबेथन है या द मोस्ट प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर ऑफ द डे जो होता है रिप्रेजेंटेटिव पोएट, ऑथर, ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट ऑफ द डे इज आल्सो असाइन्ड डेजिग्नेटेड द टाइटल ऑफ द कंट्री। वो भी चिन्हित किया जाता है जैसे शेक्सपियरियन, द एज ऑफ एलिजाबेथन एज ऑफ द शेक्सपियरियन पीरियड।
विक्टोरियन एज आर द एज ऑफ टेंशन हो गया। तो बिकॉज टेंशन बिगेन द पोइटिक, वैसे तो टेंशन को देखें द यंगेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हु बिगन द पोइटिक कंपोजिशन इन एन अर्ली एज, या यू कैन से इन अ वेरी अर्ली एज, बहुत कम उम्र में उन्होंने लेखन कार्य शुरू कर दिया था, इससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन 1830 को देखें कहीं इट इज़ ए पीरियड विच रिप्रेजेंट्स द ब्रेक ऑफ द रोमांटिक पोएट्री एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लिटरेरी मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। 1832 में टेंशन महोदय की अप्रास में 67 कलेक्शन ऑफ पोएम्स प्रकाशित होता है, अंडर द टाइटल न्यू पोएम्स प्रकाशित होता है। 1832 को लैंडमार्क माना जाता है, जो सेपरेट करता है द ट्रेंड्स ऑफ द रोमांटिक पोएट्री वाज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। लगभग 1832 में देखें तो जो रोमांटिक पोएट्री है, मोस्टली द पोएट्स ऑफ द यंगर ग्रुप्स है पास्ट अवे, दिवंगत हो जाते हैं। जो एल्डर ग्रुप के पोएट्स हैं, ऑल्दो दे आर सर्वाइव्ड, दे आर अलाइव, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन, अगर देखें तो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो यह पीरियड 1832 है जब वर्ड्सवर्थ महोदय ने खुद ही कह दिया कि टेंशन इज़ द ग्रेटेस्ट लिविंग पोएट ऑफ द डे। अब देखें, यह आपने क्या देखा, एक पॉलिटिकल कंडीशन देखा, एलिजाबेथ का बर्थ देखा, डेथ देखा, इनका शासन पे कब बैठती हैं, शादी कब होती है, किसके द्वारा थ्रोन को पाती हैं, बड़े पिताजी के द्वारा किसको गद्दी देती हैं, बड़े बेटे को देती हैं, इन सब चीज़ों को आपने अभी तक पढ़ा। अब देखें दूसरी जो चीज़ें हैं, द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्री। अब इसको हम देखते हैं विक्टोरियन एज का, तो उसमें दो चीज़ें उभर कर आती हैं। एक यह होता है कि द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द डे, आपने उसको देखा। एक क्या कहा गया, द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द डे को आपने देखा। दूसरा द सोशल, रिलीजियस एंड लिटरेरी कंडीशन। तो जो राजनैतिक स्थिति है, आफ्टर 1837 ब्रिटेन गॉट अ पावरफुल क्वीन हु वाज इंटरेस्टेड इन द अमेंडमेंट्स। कहीं न कहीं से रानी शासन सत्ता के परिवर्तन में, भागीदारी में जो है यह सुमार्थ, यह चाहती थी कि द कंट्री शुड बी कम ऑन द वे ऑन द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी, देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ आना चाहिए, जिसको आप देखेंगे। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि द ग्रेट पॉलिटिकल, सोशल, लिटरेरी एंड इकोनॉमिक अपील्स अकर्ड इन द कंट्री। इसीलिए विक्टोरियन एज को कहा जाता है कि द ग्रेटेस्ट कंट्राडिक्टरी एज इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, व्हेन द टू फोर्सेस वर वर्किंग टुगेदर एट द सेम टाइम। एक ही समय पे दो फोर्सेस वर्क कर रही थी। एक क्या थी, द फोर्सेस ऑफ द चेंज, द पावर ऑफ द चेंज, और दूसरा क्या था, द ट्रेडिशनल फोर्सेस ऑफ द सोसाइटी, जो परंपरागत फोर्सेस सोसाइटी की थी वह थी, यह वर्क कर रही थी। अब यह वर्क क्यों कर रही थी, कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं, कुछ किताबें हैं। नंबर 1 द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। नंबर 1 है द ऑफ बाय नेचुरल सिलेक्शन। सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेड। इसको किसने दिया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन महोदय ने दिया। इनका जो ड्यूबी है 1809 का जन्म है, 1882। यह प्रकाशित कब होती है, यह जो रचना है यह कब प्रकाशित होती है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1859। अब देखें जो यह थे, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने थियरी ऑफ EVOLUTION एवोल्यूशन दिया, यन है यहाँ पे देखा। तो एक तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था, आपको बताया गया कि द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट, मॉडर्निटी, अर्बनिटी
were the chief characteristics of the post-Victorian society. When the country was working on a new path, a new way, एक नए रास्ते पे चल रहा था, तो इन्होंने जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, इन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाय द नेचुरल सिलेक्शन, किसी को दबा करके नहीं रखा जा सकता। आपको इसके पहले भी एग्जाम्पल दिया गया था कि यह क्या है, एक गमला है, इसमें 3 पौधे आपने प्लांट कर दिया, अब तीनों सर्वाइव करेंगे यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनमें से एक सर्वाइव करेगा जिसके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाय नेचुरल सिलेक्शन, जिसके अंदर द डिजायर ऑफ अडाप्टेशन होगा, अनुकूलता का सिद्धांत होगा, यह इन दोनों को डिफीट करेगा और यह क्या है, आगे बढ़ जाएगा। तो समाज में वही आगे बढ़ता है जिसके अंदर द डिजायर ऑफ अडाप्टेशन होती है। अ मैन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, or you can say a man of undaunting willpower, who crumbles the every difficulty which comes on his way, on his path of progress। समाज में आगे कौन बढ़ता है, जिसके अंदर वह दमखम होता है कि कोई भी विपत्ति आएगी हमारे विल पावर के सामने वह नहीं टिक पाएगी, वह चाहे सिलेक्शन की बात हो, चाहे वर्ल्डली अचीवमेंट की बात हो, कुछ भी हो जाए, आगे वही बढ़ता है जिसके अंदर यह विचार होता है। डार्विन महोदय ने दिया, तो डार्विन महोदय ने कहीं न कहीं से विक्टोरियन सोसाइटी को एक साइंटिफिक मोड पे ले आने का कार्य किया। दूसरा देखें, थॉमस रॉबर्ट माल्थस महोदय हैं, दूसरे थॉमस RO है भाई, रॉबर्ट माल्थस महोदय हैं। इनका जो DOB है इसको मिटा दिया जाता है, इनका जो DOB है वह 177621 यह 68 ईयर्स। ये क्या थे, एन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने 1798 में पब्लिश किया एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया कि हाउ टू सेफ गार्ड द कंट्री, देश को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है कि पॉपुलेशन इज मोस्ट फॉर द वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बट एक्सेस और ओवर पॉपुलेशन इज मच हार्मफुल फॉर द कंट्री देन द बैटल्स एंड एनीथिंग एल्स। का मतलब है कुछ भी हो, जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन होती है वह देश के लिए कहीं ना कहीं कष्टकारक होते। इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया, जो इनका जनसंख्या का सिद्धांत था वह भी बहुत पॉपुलर था। इन्होंने कहा कि जॉन क्या लिखा है, सॉरी थॉमस रॉबर्ट माल्थस 1776 1834 1791 का द थियरी ऑफ पॉपुलेशन या NSAR पॉपुलेशन इनका प्रकाशित होता है। तो यह जो रचनाएं प्रकाशित हुई कहीं न कहीं दे गेव अ न्यू थियरी हाउ टू मेक द कंट्री साउंड, देश को साउंड पोजीशन में कैसे ले आया जा सकता है, यह बड़ी कारगर होती है। अब उसके बाद देखें एडम स्मिथ महोदय का, तो एडम स्मिथ महोदय का देखें, उन्होंने जो थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स दिया उन्हें द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, द फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहा जाता है, द फादर ऑफ फ्री मार्केटिंग कहा जाता है, द फादर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर्स और डिवीजन। अब चलें देख लें नेक्स्ट जो बंदा है वह कौन है, एडम स्मिथ महोदय, ADAMSMITH। एडम स्मिथ महोदय 1723 का इनका बर्थ है और 1790 का इनका डेथ है। यह कौन है, एन इकोनॉमिस्ट हैं। ये ही इज regarded the pioneer of political economy, POLITI political economy, ECONOMY economy, the father of economics, the father of ECONO, the father of economics, or the father of capitalism, or the father of capitalism। द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने 2 रचनाएं लिखा है, ही रोट 2 क्लासिकल बुक्स।
wrote 2 classical books. नंबर 1 है द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, यह पब्लिश होती है 1759 में. नेक्स्ट एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज, नंबर 2 है एन इंक्वायरी into the nature and causes of the wealth of nation, the of NATIONS. यह शॉर्ट में इसी जानी नेशंस 1776 का इसका पब्लिकेशन. अब देखें यह जो रचनाएं हैं दे कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ, इन्होंने योगदान दिया, किसमें योगदान दिया, वेल्थ ऑफ नेशंस को देखें. इन्होंने मॉडर्न फ्री मार्केटिंग जो इनकी थियरी थी, मॉडर्न फ्री मार्केटिंग, डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ LABOUR ऑफ लेबर हो गया, इकोनॉमिक लिबरलिज्म. चलें देख लें. तो दो फैक्टर्स थे, एक इंटरनल फैक्टर्स थे, एक तो एक्सटर्नल था. एक इंटरनल फैक्टर था, एक एक्सटर्नल था. इंटरनल में क्या देखें कि द इमोशंस एंड डिजायर्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री वाज गेटिंग हेल्दी. धीरे धीरे करके लोगों की विचारधारा स्वस्थ हो रही थी. इट वॉज द क्रेविंग ऑफ द कंट्री, क्रेविंग ऑफ द जेंटलमैन ऑफ द कंट्री टू टेक पावर इन देयर ओन हैंड्स. उनको लगता था कि हमारे हाथ में सत्ता होनी चाहिए, माने डेमोक्रेटिक होना चाहिए. दूसरा देखें बिहाइंड द ग्रेट कॉलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटेन एट अ सडन हिज इकोनॉमी वाज अपराइजिंग अपग्रेडिंग. दुनिया भर के इन्होंने देशों पे शासन किया तो जो इकोनॉमी थी यह अपग्रेड हो रही थी. ब्रिटेन वाज ग्रेजुअली बिकमिंग द सुपर पावर ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. ब्रिटेन धीरे धीरे करके पोस्ट ऑफ 19th सेंचुरी से सुपर पावर के रोल में आ रहा था. तीसरा देखें द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स, द लिटरेचर. इस पीरियड में अगर देखें तो मोस्ट रिमार्केबल ब्रांच ऑफ लिटरेचर विच इमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा वाज द नॉवेल, जिसको आप द रियलिस्टिक नावल, द सोशल नावल कहते हैं, विच रिप्रेजेंटेड द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी. द लिटरेरी आर्टिस्टिक मूवमेंट आर्ट फॉर आर्ट सेट विच डेवलप ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा. तो इन सब चीज़ों ने साहित्य को भी प्रभावित किया. अब जो पुरातन परंपराएं थी, साइंटिफिक डेवलपमेंट गेव अ हैवी जाल टू द सोसाइटी. जो वैज्ञानिक आविष्कार हुआ उसने एक झटका दिया. जो पहले देखें ब्लाइंड फेथ वॉज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, मॉन्क, प्रीस्ट, चर्च, इन पे जो अंधभक्ति थी धीरे धीरे अब वह घटना शुरू हो जाती है. घटना क्यों शुरू हो जाती है? बिकॉज द पीपल बिगिन टू क्रेव टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा. अब लोगों के अंदर जिज्ञासा जागृत होती है कि हम कुछ एक्स्ट्रा पाएंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे. द पीपल बिकेम टू लिव अ न्यूक्लियस लाइफ. अब जो जॉइंट फैमिली था उसकी जगह न्यूक्लियर फैमिली आता है. इंडिविजुअल अचीवमेंट वाज मोर काउंटेबल दैन द जॉइंट अचीवमेंट. अब जो वैयक्तिक उपलब्धि थी वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है. दूसरा देखें कि द डिजायर ऑफ चेंज आल्सो रीच इन द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी. जो समाज में परिवर्तन की इच्छा थी, इट वाज नॉट ओनली द डिजायर ऑफ द अपर सेक्शन, द डिजायर ऑफ द लोअर सेक्शन, मिडल सेक्शन, इट वाज आल्सो द डिजायर ऑफ द लोअर सेक्शन. एक मूवमेंट होता है जिसको आपने देखा होगा, द चार्टिस्ट मूवमेंट. फिर लिखा जा रहा है VICTO, विक्टोरियन एज लिखा गया. अब देखें जो लिटरेरी मूवमेंट्स थे, खास करके अभी आपको बताया गया रियलिस्टिक नॉवेल, जो सोशल नावल हैं, जिसके पायनियर देखें द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस महोदय को रिगार्ड किया जाता है. तो एक यहाँ पे देखें द चार्टिस्ट मूवमेंट होता है, द CHARTIST MOVEMENT. अब देखें इट वाज एक्चुअली अ मूवमेंट, अ सोशल मूवमेंट
of the working class people, or you can say the laborers, the peasants, the servants, etc. यह क्या था जो लोअर स्ट्राटा में थे. इन द अमेंडमेंट ऑफ 1832 द राइट्स वर गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ द ब्रिटेन बट ओनली टू द अपर एंड मिडिल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, नॉट द वर्किंग क्लासेस पीपल. 1832 में भी इनको राइट्स नहीं दिया गया था. राइट्स का मतलब राइट्स ऑफ वोटिंग, राइट्स ऑफ वोटिंग. तो यह जो यह जो सोशल मूवमेंट होता है यह बिगिन होता है आफ्टर 1860 और 1865 तक आते आते 65 तक आते आते द चार्टिस्ट मूवमेंट रीच्ड एट इट्स अपेक्स इवन व्हेन देयर वर नो सर्वेंट्स टू वर्क इन द castle इन द फोर्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया. It became so tough to survive during this critical period because the major houses, great houses were without the servants, without the slaves. कहा जाता है चार्टिस्ट मूवमेंट में इतना जम करके आंदोलन होता है कि घरों में काम करने के लिए नौकर नहीं रह गए. जो लोअर क्लास के पीपल थे उनका कहना था कि वी आल्सो डिमांड फॉर आवर राइट्स ऑफ वोट, हमें भी वोट देने का अधिकार चाहिए. तो यह जो सोशल मूवमेंट हैपन होता है यह क्यों होता है? ड्यू टू द लिबरलिज्म ऑफ द कंट्री या लिबरलिज्म ऑफ द क्वीन होता है. आप जानते हैं कि 1861 द हस्बैंड ऑफ क्वीन विक्टोरिया पास्ट अवे, क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड पास्ट अवे हो जाते हैं. द क्वीन वाज मच शॉक टेकिंग द ट्रेजिकल डेथ ऑफ हस्बैंड. कहा जाता है 1861 में जब विक्टोरिया दिवंगत होती है तो वह विलाप करती हैं और कहती हैं इट्स ओनली अ पेनल्टी ऑफ माई सिंस, द गॉड हैड गिवन मी अ टाइम टू फिनांस. दुनिया भर के देशों में शासन हो रहा है. द क्राइम क्रुअल्टी बीइंग कमिटेड बाय आवर पीपल इन द फॉरेन कंट्रीज हैज़ टेकन द लाइफ ऑफ माय हस्बैंड. रानी को बड़ा शौक लगता है दुनिया भर के जो क्राइम होते हैं, क्रुअल्टी अपराध होते हैं, इन सब का पाप ही मेरे पति को खा गया. उसके बाद कहा जाता है जब इनके एल्डेस्ट सन के डेथ होते तो रानी ने कहा था कि टू लिबरेट द कंट्रीज विच आर बीइंग गवर्न अंडर द नेम ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटेन, और कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है. रानी ने कहा उन देशों को धीरे धीरे करके आज़ादी दे दीजिए जो कि हमारे उपनिवेश के रूप में. रानी को लगता था आई एम ओनली फुलफिलिंग द कर्स ऑफ द पीपल, मैं लोगों के श्राप की भरपाई कर रहे हूँ. वाई द ग्रेजुअली द पीपल्स गेटिंग डेथ, क्यों मर रहे हैं? तो यह एक पीरियड चेंज का था. क्वीन विक्टोरिया महोदय अंततः देखें आफ्टर 1865 she accepted mostly the demands of the leaders of the Chartist movement and gave the right of vote to them. अब ऐसे लोगों को चाहे श्रमिक हों चाहे किराएदार हों उनको भी वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है. यह चार्टिस्ट मूवमेंट होता है. तो अब देखें जो एक विक्टोरियन सोसाइटी का कासमास होता है वह पूरा का पूरा देख रहे हैं कि एवरी सेक्शन वाज इन अ मूड ऑफ स्ट्रगल टू कोलाइड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो शासकीय सत्ता के नियम थे, शासन के नियम थे, उनसे दो दो हाथ करने के लिए लोग तैयार होते हैं. इसीलिए विक्टोरियन एज को क्या कहा जाता है? विक्टोरियन एज को क्या कहा जाता है कि द ग्रेटेस्ट कंट्राडिक्टरी पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. आपने देखा कि व्हेन द टू जस्ट अपोजिट फोर्सेस वर वर्किंग इन द सोसाइटी, वन द मॉडर्न प्रोग्रेसिव थियरी, मॉडर्न प्रोग्रेसिव थियरी, अदर द ओल्ड ट्रेडिशनल थियरी. समाज लगभग दो भागों में बट चुका था. एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी था, मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी था जो कि वर्ल्डली अचीवमेंट के लिए क्रेव कर रहा था, टू क्रश द एवरी नॉर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी ओनली फॉर द वर्ल्डली अचीवमेंट. सांसारिक उपलब्धि के लिए सब कुछ कुचलने को तैयार था. दूसरा ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ सोसाइटी था. इसीलिए विक्टोरियन एज की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, मोस्टली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी आर क्लियरली visible in the literary compositions of Tennyson, so he is called the representative poet of the Victorian era और द compromising poet of Victorian era. टेंसन महोदय अब शुरू होंगे. अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन महोदय को देखें, द ग्रेटेस्ट compromising poet, द पोएट ऑफ विक्टोरियन compromising कहा जाता है. टेंसन हैज़ ट्राइड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन जस्ट अपोजिट फोर्सेस ऑफ द सोसाइटी. टेंसन महोदय को द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द डे कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि टेंसन महोदय ने एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया. बैलेंस हमारे लाइफ में भी होना चाहिए. जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ भी देखें
to look back. Always to look back to live a healthy life. It should be the motto of man. अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आगे खूब बढ़ें, लेकिन मुड़ करके पीछे भी देखते रहें। यह बहुत ज़रूरी होता है। मुड़ करके पीछे भी देखते रहें। इससे तात्पर्य यह है कि व्हाट आई वॉज, व्हाट आई एम, व्हाट आई हैव टू बी। हम क्या थे, हम क्या हो गए हैं, हमें क्या होना है, इन चीज़ों के बारे में देखते रहें। टेंशन महोदय ने बताया, अगर आपने पढ़ा होगा इनकी कविता टू लंदन, मैन फॉर द फील्ड, वीमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड, वीमेन फॉर द नीडल। टेंशन ने कहा कि दोनों ही ज़रूरी है। ब्रिटेन में देखें, आफ्टर 1832-34, 1832-34 के बाद देयर वाज अ सोशल मूवमेंट टू प्रोहिबिट द गर्ल्स नॉट टू स्टडी, या गर्ल्स टू स्टडी। महिलाओं को पढ़ने से रोका जा रहा था। टेंशन ने कहा नो नो, एजुकेट देम। जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, एक व्यक्ति पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, एक आदमी पढ़ता है, एक महिला पढ़ती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। टेंशन आल्सो बिलीव्ड इन दिस थियरी ऑफ वीमेन्स एजुकेशन। टेंशन महोदय भी इस थियरी पे भरोसा करते थे। तो अब जिनको पढ़ेंगे हम, उनकी टाइटल क्या है, वह है अल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन। इसको मिटा दिया जाता है। अब टेंशन के बारे में देखें तो टेंशन महोदय के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वह लिख दिए जा रहे हैं। 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, या यूँ कहें कि 4 पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट टेंशन। इनके जो इम्पोर्टेंट क्रिएशंस, एक लाइफ स्केच, दूसरा इनके बारे में जो हेडिंग है, तीसरा इम्पोर्टेंट क्रिएशंस, चौथा टेंशन एज अ पोएट ऑफ प्लेलेट्स। टेंशन महोदय ने छोटे छोटे नाटक भी लिखा है, उनके बारे में भी पढ़ें। तो पहले टेंशन महोदय के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लाइफ हैं इनको हम देख लेते हैं। तो टेंशन महोदय का जन्म जो होता है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन, यहाँ लिखा जा रहा है ALFRED LORD लॉर्ड TENNYSY। यह इनका जो DOB है 6 1809, यह 6 अगस्त AUGUST 1809 टू अब लास्ट में जो इनका डेथ है वह 1592 है। 6 अक्टूबर वह है 6 अक्टूबर 1892 है। टेंशन महोदय के देखें कि टेंशन वाज बॉर्न इन, टेंशन महोदय का जन्म हुआ था तो टेंशन महोदय को रिगार्ड किया जाता है। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लाइफ स्केच लिख दिया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लाइफ स्केच, SKETCH, इनके जन्म के बारे में। तो नंबर 1 देखें, टेंशन इज रिगार्डेड, TENNYSON। ये अभी इसके बारे में आगे डिस्कशन होगा। टेंशन इज रिगार्डेड द यंगेस्ट पोएट, ध्यान रखिएगा, द YOUN, द यंगेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बिकॉज according to the story, he began poetic composition, PO है he began poetic composition when he was hardly 5 to 7 years old। ऐसा माना जाता है कि टेंशन महोदय जब 5 से 7 वर्ष के थे तब से ही इन्होंने लिखना शुरू किया, पोएटिक कंपोजिशन शुरू किया था। ही वाज बॉर्न ऑन in 1809
at Somersby, Somersby, a village in Lincolnshire, a village in Lincolnshire, Lincolnshire, containing not more than of people, लगभग वहाँ पे 100 लोग थे। अब देखें टेंसन्स फादर, यहाँ पे इसको मिटा दिया जा रहा है। तो अब जो लिखा जा रहा है वह क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट टेंसन लिखा जा रहा है। इनके लाइफ स्केच के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो आपको दे दिया जाए। उसके बाद टेंशन के बारे में जो महत्वपूर्ण हेडिंग्स हैं वह आपको बताई जाएंगी, और उन हेडिंग्स के बाद देखते हैं जो इनकी इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, लेकिन बीच में जो प्रश्न बताना बंद कर दिया गया था। कीट्स महोदय के 2 ओड थे, ओड टू ऑटम, ओड टू नाइटिंगेल। दोनों के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने नहीं लिखाया था। लिखाया इसलिए नहीं था कि थोड़ा सा आपसे नाराज़गी हुई थी, जो कि उचित नहीं थी। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। बाद में ढेर सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि हम बहुत ज़्यादा संक्षेप में, ना तो मैंने पढ़ा है न बहुत ज़्यादा संक्षेप में हम पढ़ते हैं। गाल बजाने की बात दूसरी होती है, जो सिलेक्शन है। कोई भी सिलेक्ट हुआ होगा, मिठाई कहीं भी खाता होगा, सबसे पहले एडमिशन द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश में ही होता है। यहाँ पे एडमिशन होता है, यहीं से लोगों को एक सॉलिड प्लेटफॉर्म मिलता। मैं ऐसा नहीं कहता केवल मेरे पढ़ाने से उनका सिलेक्शन हुआ, मेरे पढ़ाने से उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन यह भी सही नहीं है कि विदाउट द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश शायद उनका सिलेक्शन शक के दायरे में होता। तो बहुत डिटेल पढ़ाने की आदत थी, जो कि इतना वक्त बच्चों का लगता था। आप इतने जल्दी आ जाते हैं, मिस कमेंट भी लिखना शुरू कर देते हैं। आप यह भी नहीं समझते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम नॉट एन एम्प्लॉयड गाय। आई एम नॉट एन एम्प्लॉयड गाय। आई नेवर रेड इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द प्रोफेशनल टीचिंग। हमें यह कहते हुए कोई सील सर्व संकोच नहीं है कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपके सामने हूँ। आई एम सो अनलकी दैट आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। आई डोंट लाइक दिस प्रोफेशन। मैंने इसके लिए पढ़ा ही नहीं था। लिटरेचर मेरा PCS IS में था। GS मेरा इतना कमज़ोर था कि ग्रामीण बैकग्राउंड से आने का कभी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। गणित कभी नहीं बनी। पहले PCS मेंस में 40 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 40 में 40 गलत होते थे। इंग्लिश से कोई गिला शिकवा नहीं था। इंग्लिश पढ़ी गई थी IS PCS के लिए, इंग्लिश कोचिंग पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ी गई थी। इट्स सेम फॉर माई नॉलेज, फॉर माई स्टडी एज आई थिंक। तो यह कहीं ना कहीं से ग्रेट सेम था। फिलहाल चलें तो जो छूटे हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कीट्स महोदय के 2 ओड के बारे में, या जो कविताएं हैं, तो टू ऑटम हो गया और टू नाइटिंगेल हो गया। इनके बारे में जो फैक्ट्स छूटे हुए हैं वह आपको क्वेश्चंस के रूप में दे दिए जाएंगे। लिखाना तो अब संभव नहीं है, बैग जाना भी उचित नहीं है। नहीं तो आप में से ही कुछ लोग लिख के भेजते हैं बड़ा होंच पोंच हो रहा है। तो होंच पोंच के पीछे भी आपकी मनोदशा जिम्मेदार होती है। हमें भी तकलीफ़ होती है इस प्रोफेशन को लेकर के। पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसका ओरिएंटेशन नॉलेज था। आज ओरिएंटेशन मनी हो। लड़का 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी गति के नहीं पढ़ता है, लेकिन नौकरी की ज़बरदस्त आशा होती। आधे टीचर तो पढ़ाते हैं, उनको यही नहीं पता है कि शेक्सपियर हैं कि शेक्सपियर है। व्हाट इज़ द ट्रू प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस गाय। इनका उच्चारण क्या है, शेक्सपियर है कि शेक्सपियर है। लेकिन नहीं, पढ़ाते हैं क्योंकि टीचर हैं, सभी पढ़ाएं, यह अच्छा है। लेकिन खूब आप व्यक्तिगत लेंदी पढ़ना। जो छूटे हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वह आपके पूरे कर दिए जाएंगे। अब आज के जो प्रश्न हैं फिर से शुरू हो रहा है, आप इसको देख लें, आप इनका उत्तर तलाशिएगा। आपके जो फैक्ट्स हैं उनको इन्हीं के माध्यम से दिया जाएगा। कीट्स हैज कॉल्ड ऑटम द सीजन ऑफ। कीट्स हैज कॉल्ड AUTUM ऑटम द सीजन ऑफ। इन्होंने ऑटम को
क्या कहा है? व्हाट इज द की नोट ऑफ द ओड टू ऑटम? नेक्स्ट है व्हाट इज द की नोट ऑफ ओड टू ऑटम। इसका की नोट क्या है? नेक्स्ट, ओड टू ऑटम इज डिवाइडेड इनटू, ओड टू ऑटम इज डिवाइडेड इनटू, यह कितने भागों में है? विच अमंग द 6 ग्रेट ओड्स ऑफ किड्स रिप्रेजेंट्स इट्स क्वाइट सितंबर मोड। यह प्रश्न कई बार आया है भाई। विच अमंग द 6 ग्रेट ओड्स, 6 ग्रेट ओड्स ऑफ किड्स represents his quiet September mood, QUI September, quiet September mood। जो लास्ट क्वेश्चन है वह व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ओड टू ऑटम? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ओड टू ऑटम? तो आज के प्रश्न है, प्रश्नों की श्रृंखला पुनः शुरू की जाती है। चले किसी कारणवश वह क्लोज हो गए थे। प्रश्नों को एक बार पढ़ दिया जा रहा है। किड्स एज कॉल्ड ऑटम, द सीजन ऑफ। नेक्स्ट, व्हाट इज द की नोट ऑफ ओड टू ऑटम? नेक्स्ट, ओड टू ऑटम इज डिवाइडेड इनटू, which among the 6 great odes of kids represents quiet September mood? Next, what is the greatest achievement of Ode to Autumn? So okay, best of luck, good night to all of you. Bye. We shall meet again with the next video. Bye.